गांव के पास बहती नदी के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें अरुण और उसकी पत्नी सीमा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी रिया खूबसूरत और समझदार थी। वह परिवार का गर्व थी। अरुण एक साधारण किसान था, जो सीमित साधनों में भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करता था। रिया ने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी की थी और उसके सपने बड़े थे। वह नौकरी करना चाहती थी ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। रिया की खूबसूरती और सादगी की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन गांव के पास के शहर से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि था, जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। रवि के माता पिता मालती देवी और श्यामलाल एक अमीर परिवार से थे। रिया को देखने के बाद मालती देवी ने कहा, लड़की तो अच्छी है, पर हमें यह भी देखना होगा कि दहेज में क्या मिलेगा। हमारे समाज में यही रिवाज है। अरुण ने जवाब दिया, हम साधारण लोग हैं। हमारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन हमारी बेटी आपकी हर अपेक्षा पर खरी उतरेगी। मालती देवी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप सोच लीजिए। दहेज के बिना यह रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल होगा। रिया को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी शादी के लिए दहेज की मांग हो रही है। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हमें किसी के पैसों के लालच में अपने आत्मसम्मान को गिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरुण समाज के दबाव और बेटी की शादी की चिंता में थे। उन्होंने सोचा कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो गांव में उनकी बदनामी होगी। रवि के परिवार ने फिर से संपर्क किया और 15 लाख रुपए नकद, गहने और एक गाड़ी की मांग रखी। अरुण ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कर्ज लिया। सीमा ने अपने गहने बेच दिए। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। रिया इस सब में खुश नहीं थी, लेकिन उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए चुप रहना बेहतर समझा। शादी का दिन आ गया। बारात धूमधाम से आई। रिया ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जयमाला का समय आया तो रवि के पिता ने अचानक कहा, हमें इस शादी से पहले दहेज की पूरी रकम चाहिए, वरना शादी नहीं होगी। अरुण ने विनती की, हमने जितना हो सकता था सब दे दिया। थोड़ा समय दीजिए, बाकी बाद में दे देंगे। लेकिन रवि की मां ने गुस्से में कहा, अगर अभी नहीं दे सकते तो हमारी इज्जत का क्या होगा? बारात वापस जाएगी। यह सुनकर रिया मंच पर खड़ी हो गई। उसने माइक लिया और कहा, अगर शादी के लिए दहेज जरूरी है तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। मैं एक बेटी हूं, कोई सौदा नहीं। जो रिश्ता पैसे पर टिके वह रिश्ता नहीं, एक समझौता है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा पंडाल शांत हो गया। रवि ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे परिवार ने जो किया उससे साफ है कि तुम भी उनकी सोच के गुलाम हो। मेरे लिए रिश्ता सिर्फ बराबरी और प्यार पर आधारित होगा, लालच पर नहीं। रिया के इस साहसिक कदम ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। बारात बिना शादी किए लौट गई, लेकिन रिया की हिम्मत की तारीफ हर तरफ हुई। शादी टूटने के बाद रिया ने खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। उसने नौकरी की तैयारी शुरू की और कुछ ही महीनों में एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। उसने अपने परिवार का कर्ज चुकाया और गांव की अन्य लड़कियों को दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। रिया की शादी टूटने के बाद गांव में कई तरह की बातें हुईं। कुछ लोगों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ ने यह कहा कि रिया ने अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। लेकिन रिया ने इन बातों को अनसुना कर दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नौकरी की तैयारी में दिन रात मेहनत की और कुछ महीनों में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी हासिल कर ली। यह रिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपने पिता का कर्ज चुकाने की शुरुआत की। गांव की लड़कियों के लिए रिया अब प्रेरणा बन चुकी थी। कई लड़कियां उससे मिलने आने लगीं और अपनी समस्याएं साझा करने लगीं। रिया ने महसूस किया कि दहेज प्रथा केवल एक बुराई नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान को भी कुचलती है। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की कोशिश करेगी। कुछ समय बाद रिया ने गांव में एक आत्मसम्मान केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र उन लड़कियों और महिलाओं के लिए था जो दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा से पीड़ित थीं। यहां उन्हें शिक्षित किया जाता, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी जाती। शुरू में लोग इस पहल का विरोध करने लगे,
गांव के कुछ पुरुषों ने कहा कि रिया लड़कियों को भटका रही है और उनके घर तोड़ रही है। एक दिन गांव के प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर रामेश्वर सिंह ने पंचायत में कहा, रिया का यह केंद्र हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो हमारी बेटियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगी। पंचायत में रिया को बुलाया गया। वहां उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्या बेटियों को शिक्षित करना और आत्मनिर्भर बनाना हमारी परंपरा के खिलाफ है? दहेज प्रथा हमारी इज्जत नहीं, बल्कि हमारे समाज पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने के लिए जो कर सकती हूं, वह करूंगी। रिया की इस बात का असर पंचायत के कुछ सदस्यों पर हुआ। उन्होंने रिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगीं। रिया का आत्मसम्मान केंद्र अब सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि बदलाव की लहर बन चुका था। इस बीच रिया की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य से हुई। आदित्य ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता था। रिया और आदित्य के विचार मिलते जुलते थे। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। आदित्य ने रिया से कहा, तुम्हारा साहस और संघर्ष मुझे प्रेरित करता है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस बदलाव को और बड़ा करना चाहता हूं। रिया ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद रिया और आदित्य ने सादगी से शादी की। यह शादी एक मिसाल बनी, क्योंकि इसमें न तो दहेज लिया गया और न ही कोई दिखावा हुआ। उनकी शादी के बाद रिया और आदित्य ने अपने आत्मसम्मान केंद्र को एक राज्यव्यापी अभियान में बदल दिया। अब यह संगठन उन सभी महिलाओं और परिवारों की मदद करता था जो दहेज प्रथा और सामाजिक बुराइयों का सामना कर रहे थे। रिया और आदित्य की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा। गांव के कई परिवार अब बिना दहेज के शादी करने लगे। जो लोग पहले रिया की आलोचना करते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। ठाकुर रामेश्वर सिंह जैसे लोग, जो कभी उसका विरोध करते थे, अब अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुलमोहर का पेड़, जहां रिया ने अपने सपनों की नींव रखी थी, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। हर साल उस पेड़ के नीचे आत्मसम्मान दिवस मनाया जाता, जिसमें रिया और आदित्य अपने अनुभव साझा करते और समाज को बदलने के लिए प्रेरित करते। रिया और आदित्य की शादी के बाद उनकी जिंदगी नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ शुरू हुई। दोनों ने मिलकर आत्मसम्मान केंद्र को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाया। अब यह सिर्फ महिलाओं का संगठन नहीं था, बल्कि यह दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुका था। उनके अभियान ने मीडिया का ध्यान खींचा और कई प्रसिद्ध हस्तियां भी इसमें जुड़ने लगीं। हालांकि जैसे जैसे उनकी पहल का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उनका विरोध भी तेज होने लगा। समाज के कुछ प्रभावशाली और रूढ़िवादी लोग, जिनके लिए दहेज प्रथा और परंपराएं उनकी सत्ता का आधार थीं, रिया और आदित्य के खिलाफ साजिशें रचने लगे। गांव के एक बड़े नेता ठाकुर सुरेश सिंह, जिन्होंने कई वर्षों से दहेज प्रथा का समर्थन किया था, अब रिया और आदित्य के काम से चिढ़ने लगे। उन्होंने पंचायत और गांव के कई अन्य प्रभावशाली लोगों को रिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रिया और आदित्य का संगठन पारिवारिक मूल्यों को खत्म कर रहा है और लड़कियों को गैर जिम्मेदार बना रहा है। एक रात जब रिया और आदित्य केंद्र में अपने साथियों के साथ एक बैठक कर रहे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने उनके कार्यालय पर हमला कर दिया। उन्होंने केंद्र की दीवारों पर आपत्तिजनक बातें लिखीं और कई दस्तावेजों को जला दिया। यह घटना रिया के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन रिया ने हार मानने की बजाय इस हमले को अपनी ताकत बना लिया। अगले दिन उसने एक बड़ी रैली आयोजित की, जिसमें गांव की महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया। रिया ने अपने भाषण में कहा, हमारे ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि हम सच्चाई के लिए खड़े हैं। अगर हम चुप हो गए तो यह अन्याय हमेशा के लिए कायम रहेगा। हमें एकजुट रहना होगा और इस लड़ाई को अंत तक लड़ना होगा। रिया और आदित्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और ठाकुर सुरेश सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। उन्होंने ग्रामीणों के समर्थन से एक टीम बनाई, जो दहेज प्रथा और अन्य कुप्रथाओं से जुड़े मामलों को इकट्ठा कर रही थी। धीरे धीरे ठाकुर सुरेश सिंह की सच्चाई सामने आने लगी। उनके खिलाफ कई महिलाओं ने गवाही दी
कि उन्होंने उनके परिवारों से जबरन दहेज लिया था। रिया और आदित्य की लड़ाई ने राज्य सरकार का ध्यान खींचा। सरकार ने आत्मसम्मान केंद्र के प्रयासों को मान्यता दी और दहेज प्रथा के खिलाफ एक सख्त कानून लागू किया। इसके अलावा ठाकुर सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव, जो कभी दहेज और रूढ़ियों के लिए जाना जाता था, अब बदलाव का प्रतीक बन गया था। हर साल गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा, जिसमें महिलाएं और लड़कियां अपनी कहानियां साझा करतीं। गुलमोहर का पेड़ अब इस बदलाव का प्रतीक बन गया था। रिया ने अब आत्मसम्मान केंद्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। उसने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया, जहां दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद मांग सकती थीं। रिया और आदित्य ने दिखा दिया कि बदलाव लाने के लिए न केवल साहस, बल्कि धैर्य और प्रतिबद्धता की भी जरूरत होती है। उनका संगठन अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़े होकर रिया ने आदित्य से कहा, हमने जो सपना देखा था वह सच हो रहा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगली पीढ़ी को ऐसी बुराइयों का सामना न करना पड़े। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बदलाव का बीज बो दिया है। अब इसे बड़ा पेड़ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मसम्मान केंद्र अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। रिया और आदित्य ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया था कि समाज में बदलाव लाना संभव है, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन उनके सामने अभी भी एक आखिरी चुनौती बाकी थी। हालांकि गांव के कई परिवारों ने दहेज प्रथा को छोड़ दिया था, लेकिन कुछ रूढ़िवादी परिवार अब भी इसे परंपरा का हिस्सा मानते थे। इनमें से एक था चौधरी रामलाल का परिवार, जो गांव का सबसे प्रभावशाली परिवार था। उनकी बेटी पूजा की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन दहेज की मांग इतनी अधिक थी कि पूजा के माता-पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। जब यह बात रिया को पता चली, तो उसने पूजा से बात की। पूजा ने रोते हुए कहा, मैं अपने माता-पिता को इस बोझ से मुक्त नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी से इनकार किया, तो मेरी बदनामी होगी। रिया ने उसे समझाया, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, बल्कि यह समाज बदनाम होगा। तुम अगर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुईं, तो यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि हर उस लड़की की होगी जो इस प्रथा का शिकार है। रिया और आदित्य ने पूजा के माता-पिता से बात की और उन्हें इस कुप्रथा के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन चौधरी रामलाल ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने पंचायत बुलाकर रिया और आदित्य के खिलाफ आरोप लगाए कि वे समाज की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत में रिया ने कहा, क्या परंपराएं सिर्फ महिलाओं को कुचलने के लिए हैं? क्या हमारी बेटियां केवल सौदेबाजी की वस्तु हैं? अगर यही परंपरा है, तो मैं इसे तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। रिया के शब्दों ने पंचायत के कई सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूजा ने आखिरकार हिम्मत दिखाई और शादी के दिन उसने मंडप में यह ऐलान कर दिया कि वह ऐसी शादी नहीं करेगी जिसमें दहेज की मांग हो। उसकी इस घोषणा ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। चौधरी रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। यह पहली बार था जब गांव के किसी बड़े परिवार ने दहेज के बिना शादी की। पूजा की शादी गांव में एक मिसाल बन गई। अब लोग दहेज के बिना शादियां करने लगे। आत्मसम्मान केंद्र ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत माना। रिया और आदित्य ने महसूस किया कि उनका सपना अब सच हो रहा है। कुछ समय बाद रिया और आदित्य ने आत्मसम्मान केंद्र को पूरे राज्य में फैलाने का फैसला किया। उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बनाया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। उनका संदेश साफ था, बेटियां बोझ नहीं हैं, वे समाज की ताकत हैं। गुलमोहर का पेड़, जो कभी रिया के सपनों का साक्षी था, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। हर साल वहां बेटी स्वाभिमान दिवस मनाया जाता, जहां लोग अपनी कहानियां साझा करते और समाज को सुधारने की दिशा में नए कदम उठाते। रिया ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। उसने न केवल दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई जीती, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चे रिश्ते लालच पर नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास पर आधारित होते हैं। गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़े होकर आदित्य ने रिया से कहा, हमने जो बीज बोया था,
वह अब एक घना पेड़ बन चुका है। यह बदलाव की शुरुआत है और हमें इसे कभी रुकने नहीं देना है। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ हमारा सपना नहीं था, बल्कि हर उस बेटी का सपना था जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई। यह बदलाव उनकी जीत है। यह कहानी केवल रिया की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ी होती है। अधूरे सपनों का घर अब अधूरा नहीं रहा। यह एक ऐसे समाज की तस्वीर बन चुका था जहां दहेज जैसी प्रथाओं का कोई स्थान नहीं था।